हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। जैसे कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, जिसको हमने नाम दिया है सिद्धि। ठीक है, तो वो सिद्धि सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उस सिद्धि सीरीज में बात करने जा रहे हैं पॉलिटी की, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर GS2। As you all know that in this particular series we are not here to discuss with you that what will be the introduction, main body or the conclusion of your answer. The prime idea behind starting this series was that you should understand that whenever the question comes in your examination कि किसी भी तरह का सवाल अगर आपसे यूपीएससी पूछता है, चाहे वो आपका GS1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी भी जीएस के पेपर में कितने तरह के सवाल आज तक यूपीएससी पूछ चुका है या आगे पूछ सकता है या किस पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है, उस पैटर्न की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना कि उसके ऊपर आंसर किस तरह लिखा जा सकता है, उस क्वेश्चन को किस तरह समझा जा सकता है और उसके अंदर हम क्या कंटेंट डाल सकते हैं। तो आर प्राइम आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग दिस सीरीज इज दैट यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड और यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन समझ सकते हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टिमम मार्क्स विच कैन हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन। Right. So continuing or starting with this particular topic, that is the polity topic GS2। तो अगर आप देखो GS2 का सिलेबस, तो GS2 के सिलेबस में यू विल रियलाइज कि एक तो आपका पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के साथ गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट आता है और दूसरी चीज आती है IR की। तो ये तीन मेजर चीजें हैं और चौथा एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस का पोर्शन। तो ये चार मेजर पोर्शंस हैं जिसमें से तीन मेजर पोर्शंस में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और उन सब में से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर हम देखें तो वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में से आते हैं। तो अगर आप पेपर को एनालाइज करते हो तो इन 2019 GS मेंस, GS2 मेंस, you will realize or you will understand that there were 5 questions of 10 marks and 5 questions of 15 marks only from this particular portion, that is polity and constitution. So taking it accumulative to 125 marks. तो 125 मार्क्स का पेपर जो है वो 2019 में पूछा गया। 2018 में हमारे सामने हमने GS2 का जो पेपर देखा तो उसमें 5 सवाल जो थे वो 10 नंबर के थे और 6 सवाल जो थे वो 15 नंबर के थे। तो ये टोटल हो गया आपका अराउंड 140 मार्क्स। और उसी तरह अगर हम देखते जाएं 2013 तक चलते जाएं तो यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अराउंड 100 मार्क पेपर दैट इज आस्क्ड एवरी ईयर फ्रॉम GS2 दिस पोर्शन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो आउट ऑफ the 250 mark paper, 125 marks, that means almost half of this marks or half of those marks were just dedicated to constitution and polity, and rest half were dedicated to 3 other components, that is the governance, social justice and international relations। तो ये तीनों मिला के 125 के बने और ये कॉन्स्टिट्यूशन इकलौता ही 125 का बन गया। और 2018 में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 125 से आगे निकल के 140 तक चला गया। तो आप ये हिसाब लगाओ कि अगर यूपीएससी ऑन एन एवरेज 120 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में से पूछ रही है, देन यू नीड टू analyze and you need to understand that this is the most important of all. I am not saying that this is the only important, but this is the most important of all the portions in the GS2 examination. तो अब हम ये देखते हैं कि कितने तरह के सवाल यूपीएससी इसमें पूछती है या कितने तरह के सवाल यूपीएससी इसमें से पूछ चुकी है, सो दैट यू कैन रियलाइज और यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने उनको अप्रोच किस तरह से करना है, दैट हाउ वी हैव टू अप्रोच इट, हाउ वी हैव टू राइट एन आंसर। राइट, क्योंकि ना अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी एक ऐसा कंपोनेंट है विच कैन गिव यू मैक्सिमम मार्क्स, बट GS2 में ना लोगों के मार्क्स कम भी हो जाते हैं। अगर आप देखोगे ना कि इसी के मार्क्स देखोगे तो GS1 थोड़ा स्टैटिक हो जाता है, जिसमें हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी का मेजर पोर्शन आता है। तो उसमें मार्क्स का क्या होता है कि स्टैटिक पोर्शन है ज़्यादातर। तो अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ पता है या आपको मैप आता है या फिर आपको डायग्राम आते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, देन ओनली यू कैन राइट। और उधर आर्ट एंड कल्चर का भी आपको पता ही है, ठीक है, वो पता ना पता सब एक बराबर है। दूसरी बात, GS2 का अगर आप पेपर देखते हो तो GS2 के पेपर में क्या होता है दैट एवरीथिंग इज रिलेटेबल, एवरीथिंग इज फ्रॉम द वन प्राइमरी सोर्स दैट इज द न्यूज़पेपर्स, और सबने वो सोर्स पढ़ा होता है।
तो वो एस्पेक्ट जो है, स्पेशली द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी and another portion that is of international relations in this particular paper is very relatable and you can easily attempt them, but how to attempt them that becomes an issue. तो IR की हम बात करेंगे बाद वाले वीडियोस में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है या कितने टाइप्स के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो एक टाइप जो होती है दैट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे यूपीएससी ने एक साल ये पूछ लिया कि व्हाट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, एक बार उन्होंने ये पूछ लिया कि क्या की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और क्या की फंक्शनिंग क्या होती है। तो ये जो है ये बिल्कुल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हैं, मतलब ये आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपसे क्या का पूछ लिया या फिर आपसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा था फाइनेंशियल इमरजेंसी का पूछ लिया तो 360 आर्टिकल अगर आपको पता है, इफ यू आर वेल वर्स विद आर्टिकल 360 एंड यू हैव अंडरस्टूड कि यार फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, उसके इंपैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे वो अंडर इंप्लीमेंटेशन आती है, यही सवाल था। तो ये सवाल यूपीएससी ने फाइनेंशियल इमरजेंसी का पूछा 10 मार्कर। ठीक है, तो 10 नंबर का ये सवाल पूछ लिया, तो अब आप इसके ऊपर आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना, कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये सबने पढ़ी होती है, एक सोर्स जिस सोर्स को हम बोलते हैं लक्ष्मीकांत। ठीक है, अब ये लक्ष्मीकांत में भी दिया होता है और हम अपने क्लास नोट्स में भी कवर करते हैं जो हम इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत में ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स हैं ये आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हो गए, इसके अलावा जो मेजर सोर्स क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके अप्लाइड पोर्शन में से। अब जो अप्लाइड पोर्शन होता है, ये अप्लाइड पोर्शन मेंस के सिलेबस का एक या मेंस के टॉपिक का या मेंस के पेपर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, क्योंकि सिलेबस में यूपीएससी ने ऐसा तो नहीं लिखा ना कि एप्लीकेशन, सिलेबस में यूपीएससी ने ये लिखा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते उसमें लिख दिया कि पावर स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ये ऐसा मेंशन नहीं करा। उन्होंने मेंशन क्या करा कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर्स, कि यार हमारा जो यूनियन लेवल है, स्टेट लेवल है या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। अब यूपीएससी ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि पार्लियामेंट क्या होता है भाई, यूपीएससी पूछेगा पार्लियामेंट की एप्लीकेशंस, कि किस तरह से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग होती है या उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, किस तरह से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग इवॉल्व हो रही है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ये सबसे बड़ा पोर्शन बनते हैं आपके जीएस2 के पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट का। अब अगर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को या इन अप्लाइड क्वेश्चंस को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें कि जितने 2013 से लेकर 2019 तक का ट्रेंड यूपीएससी ने डाला है, तो अगर हम अप्लाइड क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करते हैं तो वी विल रियलाइज कि एक सबसे फंडामेंटल पोर्शन जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं एप्लीकेशन बेस्ड, वो ये है आपका फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है कंसेप्चुअल आइडियाज, and third is your evolution of constitution। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में यूपीएससी ने सवाल पूछा आर्टिकल 21 के बारे। ठीक है, खाप पंचायत एंड रिलेटेड टू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 में ही यूपीएससी ने एक बार पूछा था, जिसमें उन्होंने पूछा आपका कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर जजमेंट दी थी जिसमें दिल्ली में क्रैकर्स पे बैन लगाए थे, वो किस तरह से इंपैक्ट करेगी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर दर साल यूपीएससी सवाल पूछता रहता है। उसी तरह जो कंसेप्चुअल आइडियाज के सवाल है, तो वो कंसेप्चुअल आइडियाज के ऊपर या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी यूपीएससी लगातार पूछता रहता है। अब इन कंसेप्चुअल पोर्शंस को अगर हम जज करें या हम देखें कि कौन कौन से वो कंसेप्चुअल पोर्शंस हैं, अब वो कंसेप्चुअल पोर्शंस या वो कंसेप्ट्स अगर आपको वो कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग है उन चीज़ों की या उन कंसेप्ट से आप वेल वर्स्ड हो, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, पर जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है उन टॉपिक्स में से वो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स डिराइव किए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर सवाल पूछ लिया। इसी साल एक सवाल पूछा सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, जिसमें उन्होंने पूछा कि इंडिया में कि डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, rather it is based on the principle of checks and balances, explain।
तो ये बिल्कुल कंसेप्चुअल आइडिया है कि अगर आपको सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस के आइडिया के बारे में अंदाजा है तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। उसी तरह एक यूपीएससी ने इसी साल के पेपर में 19 के ही पेपर में सवाल पूछ लिया जिसमें उन्होंने ये पूछ लिया कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इफ you have understood the idea of separation of power then you can write these answers। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम फेडरलिज्म का आइडिया। और फेडरलिज्म के आइडिया में क्या होता है, दैट इज द पावर डिवीजन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो जब पावर डिवीजन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट के ऊपर सवाल आता है तो उस पावर डिवीजन में हम क्या देखते हैं कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं कि किस तरह से हमारा रीजन इंडिया क्वासी फेडरल है या ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। अगर आपको फेडरलिज्म का अंदाजा है, अगर आपको फेडरलिज्म का आइडिया है तो यू कैन राइट दिस आंसर वेरी वेल। उसी की तरह पिछले साल यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, 2 साल पहले मतलब 18 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के केस में। तो यूपीएससी ने ये पूछ लिया कि किस तरह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दिल्ली केस है इसका इंपैक्ट किस तरह होगा हमारे देश की फंक्शनिंग में। तो ये जो हो गए ये आपके कंसेप्चुअल आइडियाज के सवाल आ गए। उसी तरह अगर हम आगे चलें जहां पे हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इन द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू, दैट हाउ जुडिशियल रिव्यू और हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इवॉल्व्ड विद टाइम, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यूपीएससी हैज कंटिन्यूअसली आस्क्ड। ठीक है, तो ये कुछ हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। इसके अलावा एक जो यूपीएससी ने सवाल पूछ रखे हैं वो पूछे हुए हैं आपके पार्लियामेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट को लेके। पार्लियामेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट को लेके किस तरह से पार्लियामेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट को लेके सवाल पूछा है कि रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, कि किस तरह अब के टाइम पे पार्लियामेंटेरियंस जो एमपीज होते हैं उनके डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है, किस तरह से पार्लियामेंटेरियंस का रोल चेंज हो रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। तो इस तरह के सवाल यूपीएससी ने पार्लियामेंट वाले टॉपिक में से लगातार हर साल ऑलमोस्ट पूछे हुए हैं। अगर आप 2013 से लेके 2019 तक के मेंस के इम्तिहान या मेंस के क्वेश्चंस निकाल के देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट दिस पोर्शन इज ऑलमोस्ट रिकरेंट इन एवरी ईयर, राइट। तो इफ यू आर वेल वर्स्ड विद दिस आइडिया, तो मतलब प्राइमरी आइडियाज अगर आप फंडामेंटल राइट्स वाले कॉन्सेप्ट से सही तरह से आपको अंदाजा है और पार्लियामेंट एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के सही तरह से अंदाजा है तो मतलब 2 क्वेश्चन आप हर साल 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो और सवाल यूपीएससी पूछता है वो किस तरह से आते हैं, एक तो आपका आता है जुडिशरी के पोर्शन से जिसको कि एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी कैसे हुआ और साथ साथ की जुडिशियल प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्वासी जुडिशियल बॉडीज के भी सवाल पूछ रखे हैं, आपसे ट्रिब्यूनल रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये टॉपिक्स भी यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। अब इसके अलावा एक चीज और बचती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या होता है कि किस तरह से एनसीएससी दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कैग, उसके अलावा आपका इलेक्शन कमीशन, इनकी फंक्शनिंग पे क्या इंपैक्ट है। अब यूपीएससी ने ना ये नहीं पूछा कि इलेक्शन कमीशन क्या है, यूपीएससी ने ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस किस प्रकार से हैम्पर हो सकती है या किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यूपीएससी ने क्या पूछी कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस, उस साल वो न्यूज में थे, उनका क्या रोल है। मतलब क्या हुआ कि सवाल कोई भी हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे ये सारे पोर्शंस हो, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं या मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स या पोर्शन जो हैं वो किस चीज के ऊपर खड़े हैं, वो खड़े हैं आपके एप्लीकेशन के ऊपर। वो खड़े हैं आपके एप्लीकेशन के ऊपर कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अप्लाई किया जाता है या किस तरह से एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ये सबसे प्राइमरी क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमने ये देखना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह कर सकते हैं, राइट। कि किसी भी तरह का सवाल आए हमें अटेम्प्ट करने का अंदाजा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इस सारे स्ट्रक्चर को 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करें, जो हमारे 4 लेक्चर्स भी बनेंगे,
वो 4 स्ट्रक्चर्स क्या होंगे जिनको हम 4 अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो होगा स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी मैंने बात करी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आए थे फंडामेंट, उसके ऊपर 360 के ऊपर सवाल आ गया, डायरेक्ट कैग के ऊपर सवाल आ गया, वो हो गया आपके स्ट्रक्चर के। दूसरी बात आ गई फंक्शन, फंक्शंस ऑफ दोज प्रोविजंस, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन जिस विजन से देखा गया था कि क्या वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, कि किस तरह से जो एनविसेज रोल था वो एनविसेज रोल पे वो खरे उतर पाए कि नहीं उतर पाए, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन ऑफ दोज पर्टिकुलर प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रोविजंस, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड, तो किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन निकल के सामने आया और किस प्रकार से उसको अप्लाई किया जा रहा है और किस प्रकार से वो इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट ऑफ ऑल इज द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, ठीक है, कि किस प्रकार से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुए, चाहे फिर वो हमारा जुडिशरी है, चाहे फिर वो हमारा पार्लियामेंट है, चाहे फिर वो हमारा पूरा का पूरा संविधान है, तो किस प्रकार से वो इवॉल्व हुआ या किस प्रकार से आगे उस पर इंपैक्ट हो सकता है। तो ये आपके 4 तरह के बेसिक पैरामीटर्स बन गए या 4 तरह के बेसिक आइडियाज बन गए कि इनमें से सवाल यूपीएससी पूछ सकता है और इनको हम क्लास बाय क्लास डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद दिस ईयर्स 2019 फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज बेसिकली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द बेसिक स्ट्रक्चरल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो when we talk about the basic structural idea of the constitution, तो सबसे पहले we are going to discuss the question number 1 of 2019 means, that is, do you think the constitution of India does not accept principle of strict separation of power, rather it is based on the principle of checks and balances। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की जाएगी। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, दिस कैन बी बेसिकली अंडरस्टूड विद दिस बेसिक और वेरी बेसिक आइडिया कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी they are completely separate and they do not interfere into each other's functioning. This idea of principle of separation of power was given by a French philosopher Montesquieu। ठीक है, फ्रेंच फिलोसोफर थे जो मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने आइडिया दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार चेक्स एंड बैलेंसेस का आइडिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, कि all are separate but still they are accountable and they are responsible to each other, that is the idea of checks and balances। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो यू कैन राइट द आंसर कि बेसिकली यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी सवाल में पूछना क्या चाहता है। नाउ गो टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन कि सेपरेशन ऑफ पावर एक कीवर्ड हो गया, चेक्स एंड बैलेंसेस दूसरा कीवर्ड हो गया। अब आया दूसरा मुद्दा, वो मुद्दा क्या है कि कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, आकाश सर ने आपको एक क्लास में बताया था इसी में सिद्धि सीरीज में ही कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आंसर राइटिंग में। वो 3 चीजें क्या हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ 3 C's, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, कमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये 3 C's जो हैं, दिस 3C मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग। तो हमने कीवर्ड्स निकाल लिए, अब हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि भाई Constitution of India does not accept the principle of strict separation of power, but it follows the checks and balances। कि वो पूछ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो पूछ रहे हैं कि हमारा संविधान सेपरेशन ऑफ पावर में विश्वास नहीं रखता, हमारा संविधान विश्वास रखता है चेक्स एंड बैलेंसेस में। ये हो गया कॉन्टेक्स्ट कि किस तरह हमारा संविधान या आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बट इट प्राइमरीली बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नाउ कम टू द आइडिया ऑफ कमांड। इस क्वेश्चन की कमांड क्या थी, कमांड थी एक्सप्लेन, कमांड थी एक्सप्लेन।
तो जब हम इस कमांड को समझते हैं तो एक्सप्लेन का मतलब क्या है कि जो यूपीएससी ने चीज लिखी है, जो यूपीएससी ने सवाल दिया, उस सवाल में हम क्या कह रहे हैं, उस सवाल को हम क्या कह रहे हैं कि क्या हमारा संविधान, डू यू थिंक दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बट बिलीव्स इन चेक्स एंड बैलेंसेस, एक्सप्लेन। तो इस सवाल को आपने एक्सप्लेन करना है कि भैया ये सही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेपरेशन ऑफ पावर्स की आइडिया भी है, या फिर वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट। तो सेपरेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट विद द आइडिया दैट द बेसिक आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट अबाउट दैट organs can work independently. The primary idea that why separation of power is important, that is to ensure the concept of liberty. ठीक है ना, कि प्राइमरी आइडिया तो यही है ना सेपरेशन ऑफ पावर का, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी कोई भी तीनों में से इतना पावरफुल ना हो जाए, कि कोई भी तीनों में से इतना पावरफुल ना हो जाए कि कोई भी अथॉरिटेटिव हो जाए। तो अगर एक भी ऑर्गन अथॉरिटेटिव हो गया तो लिबर्टी तो डाइल्यूट हो गई। तो सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से लिबर्टी को इंश्योर कर रहा है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन सकता है। उसके बाद जब आप बॉडी के पार्ट में जा रहे हो तो आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि यार सेपरेशन ऑफ पावर के कुछ प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। वो क्या प्रिंसिपल्स हैं जो संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। एक तो है आर्टिकल 50 जो बात करता है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दूसरा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 121 एंड 211। आर्टिकल 121 और 211 क्या बात करते हैं कि जो हमारा जुडिशियल कंडक्ट है, दैट जुडिशियल कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। उसी की तरह है 122 एंड 212। ये बात करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स की और पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जुडिशरी में डिस्कस नहीं की जा सकती, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द थर्ड एंड लास्ट इज 361 विच टॉक्स अबाउट द इम्यूनिटी गिवन टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। अब ये जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर तो है, ठीक है ना, और ये क्या पूछ रहा है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि देयर इज आल्सो द आइडिया ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और वो आइडिया ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहां से पता लगता है, वो आइडिया ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पता लगता है आर्टिकल 1332 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 75 दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी फ्रॉम द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज ईदर इट कैन बी राज्यसभा और लोकसभा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस। तो ये सारी चीज जो है ये चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट को भी बताती है। तो आप बॉडी के पार्ट में ये बता के और कंक्लूड कैसे करोगे, कंक्लूड आप इस प्रकार करोगे कि भाई देखो हिंदुस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया तो है, या चेक्स एंड बैलेंसेस का भी आइडिया जो है, या ये जो हमने कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट यूनिक, ठीक है। दैट वी फॉलो द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वी हैव द आइडिया ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, बट वी फॉलो अ वेरी लिबरल काइंड ऑफ आइडिया एंड वी फॉलो द आइडिया दैट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से जो बेसिक स्ट्रक्चर के सवाल आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में या सब्जेक्ट में, दोस कैन बी हैंडल्ड। आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। और अगर आपने इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट द आंसर्स एंड ड्रॉप दोज इन आर कमेंट सेक्शंस। और जितनी भी पिछली भी हमारी सिद्धि सीरीज की वीडियोस आई हैं या आगे भी आती रहेंगी, उन सब में अगर आप चाहो तो आंसर्स आप अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। And alongside this, as you all know, we have also started with our NCERT batch. So if you have not enrolled and if you have not seen our batch, तो हमारे बैच की वीडियो भी है, तो you can kindly watch that and please tune in for more videos. Thank you very much. All the best.